स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं और यह इसका तीसरा वीडियो है। यह एक ऐसी सीरीज है दोस्तों जिसमें ग्रुप डी में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पूछे जाते हैं उनको लेकर हम रिकैप करवा रहे हैं। और यह तीसरा, पहला जो था वो भारतीय स्थानीय निकाय पे था जिसमें पंचायत नगर पालिकाएं थी, और दूसरा शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय भाषाओं पे था जिससे हर बार क्वेश्चन आते हैं। आज तीसरा है राष्ट्रपति पर, जिससे इससे भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप लोग वो दो नहीं देखे हैं तो उसको जाकर जरूर देखें। और ये तीसरा आज हम लोग शुरू करते हैं। मेरी बात करें तो मैं हूँ इंद्रजीत और मैं अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ और मैं ग्रुप डी एग्जाम पास किया हूँ, तो सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे, ये वादा रहा। चलिए इसको शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करना है, फटाफट रिकैप करते हैं। अच्छा, एक बात आप लोग ध्यान रखिए, ये रिकैप प्रोग्राम है, कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं है, तो इसको उसी हिसाब से देखिए। आप पढ़े हैं, वो रिकैप करने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी, ताज़ा हो जाएंगी, इसलिए ये प्रोग्राम है। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको कोई मिस नहीं करेगा। राष्ट्रपति, अच्छा, भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक संघ की कार्यपालिका के लिए वर्णित है। इसी में आता है हमारा पहला, जैसे संघ की कार्यपालिका में 52 से 78 तक क्या दिया है? पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री, चौथा मंत्रिमंडल, पांचवा महान्यायवादी, इस बीच में आते हैं। आज हम लोग राष्ट्रपति पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होता है और भारत का प्रथम नागरिक होता है। कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, कमांडर इन चीफ और सर्वोच्च सेनापति होता है। ये सब चीजें आप लोगों को पता ही होंगी। राज्य प्रमुख होता है, भारत का प्रथम नागरिक होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है कार्यपालिका का। इसके बाद राष्ट्रपति का निर्वाचन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये प्रत्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुना जाता, इसका अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और निर्वाचक मंडल एक बनता है, उसके द्वारा निर्वाचन होता है। अच्छा, इनके निर्वाचन की प्रक्रिया पूछी जाती है कि किस तरह से इसका चुनाव होता है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत एवं मतदान गुप्त मतदान द्वारा ये पूछा जाता है। अब निर्वाचक मंडल इसका कैसा बनता है, इसको भी पूछ लेते हैं। तो इसमें सदन के दोनों जो संसद हैं हमारे, उनके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये ज्यादा ध्यान रखना है कि इसके निर्वाचक मंडल में जो दोनों सदन है उसके निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, जो मनोनीत होते हैं वो लोग नहीं। अच्छा, राज्य विधानसभा के भी निर्वाचित सदस्य, जितने भी हमारे राज्य हैं उसमें विधानसभाएं हैं, उसमें जो लोग निर्वाचित होकर आते हैं वो लोग निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। और तीसरा, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधान मंडल हैं या विधानसभाएं हैं, उनके भी निर्वाचित सदस्य, इन लोगों से मिलकर निर्वाचक मंडल बनता है। अच्छा, इनका मत मूल्य होता है, ज्यादा डीप हो जाएगा लेकिन जानकारी के लिए बता दूं कि एक विधायक का मत मूल्य जो होता है वह उस राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य कुल कितने हैं और गुणे उसमें 1/1000 से गुणा करने पर एक विधायक का मत मूल्य निकलता है। इसी प्रकार एक संसद सदस्य का जो मत मूल्य होता है वह सभी राज्यों के विधायकों के मत मूल्य बटा संसद के कुल निर्वाचित सदस्य के बराबर होता है। अच्छा, सभी राज्य के सभी विधायकों का मत मूल्य निकाल लेंगे कुल, उसमें जो संसद के कुल निर्वाचित सदस्य हैं उससे भाग देंगे तो ये निकल जाएगा। थोड़ा डीप है लेकिन आपको इसमें ये जो प्रक्रिया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणी मत एवं गुप्त मतदान द्वारा ये पूछा जाता है अक्सर, और ये निर्वाचक मंडल किससे मिलकर बनता है ये पूछा जाता है, तो ये चीजें ध्यान रखनी है। उसके बाद राष्ट्रपति के
अर्हताएं या योग्यता, तो पहला ही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी हो, पूरा हो गया हो, और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्य हो। ये 3 मुख्य हैं। और चौथा होता है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो। अच्छा, लाभ के पद पर इन लोगों को नहीं माना जाता है। अगर वो राष्ट्रपति ही हो या उपराष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, कहीं मंत्री हो, तो इसको लाभ का पद नहीं माना जाता है। अच्छा, वो किसी सदन का सदस्य हो या किसी विधानसभा का सदन का सदस्य हो, तो उसको अपने निर्वाचन से पहले उसको त्याग पत्र देना पड़ता है। अच्छा, इसके नामांकन हेतु 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक चाहिए होते हैं, और जमानत राशि से भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 की जमा करनी पड़ती है। यह जमानत राशि वही है अगर वह 1/6 कुल वैध मत का 1/6 नहीं प्राप्त करता है तो ये जब्त हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शपथ, इस पे भी पूछा जाता है। तो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलवाते हैं, और अगर मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वो उनको शपथ दिलाएंगे। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके पहले वो त्याग पत्र दे सकता है, या उस पे महाभियोग भी लाया जाता है जो अनुच्छेद 61 में वर्णित होता है, और यह एक ही बात पे लाया जाता है अगर यह हो कि उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है। महाभियोग का जो प्रस्ताव है वह जब किसी सदन में लाया जाएगा तो उस प्रस्ताव पर उस सदन के 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिनों पहले नोटिस दी जानी चाहिए, और वह प्रस्ताव हर सदन से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। और जिस दिन प्रस्ताव ऐसा पास हो जाएगा, राष्ट्रपति को उसी दिन से अपना त्याग, मतलब उनको राष्ट्रपति नहीं माना जाएगा। अच्छा, ये एक बार भी नहीं हुआ है भारत में। अगला है, अच्छा ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ग्रुप डी में तो ऐसा पूछा जाता है कि इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति भी बहुत लोगों की नियुक्ति करते हैं। उसमें जो प्रमुख है वो यहाँ दे दिया हूँ। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं, महालेखा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं, और अन्य चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति करते हैं, यूपीएससी के अध्यक्ष की और उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, सभी राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उनके सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के जो आयोग हैं उनका गठन करते हैं, अंतरराज्यीय परिषद की भी नियुक्ति करते हैं। जैसे केंद्र राज्य में कुछ विवाद हो गया या कई राज्यों में आपस में कुछ विवाद हो गया, तो उसके लिए अंतरराज्यीय परिषद की नियुक्ति होती है, उसकी नियुक्ति भी यही करते हैं। और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं उनकी नियुक्ति भी यही करते हैं। जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, ये जो तीनों हमारी सेनाएं हैं उनके प्रमुखों की नियुक्ति भी यही करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, इसके आपातकालीन शक्तियों, पिछली बार ही क्वेश्चन ग्रुप डी में बना था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद पूछता है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति का शासन अनुच्छेद 356 और 365 भी इससे संबंधित होता है, वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 ऐसा पूछ लेता है। उसके बाद है वीटो शक्ति। वीटो शक्ति थोड़ा डीप हो जाएगा लेकिन आपको जानना चाहिए। जैसे भारत के राष्ट्रपति को 3 तरह की वीटो शक्तियां मिली हैं। एक होता है अत्यंतिक वीटो, यानी विधेयक को अपने पास इसमें सुरक्षित रख लेते हैं, इसको कहते हैं अत्यंतिक वीटो।
फिर होता है दूसरा निलंबनकारी वीटो, जिसमें विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया जाता है। इसमें धन विधेयक पे ऐसा नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को पहले ही पूर्व सहमति ली जाती है, तो इसको नहीं भेज सकते। बाकी किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं, इसी को निलंबनकारी वीटो कहते हैं। अच्छा, एक होता है पॉकेट वीटो, ना सहमति देते हैं, ना अस्वीकृत करते हैं, ना ही लौटाते हैं। ऐसा एक बार हुआ था 1986 में, जब ज्ञानी जैल जैल सिंह राष्ट्रपति थे। उस समय भारतीय डाक संशोधन विधेयक आया था, उसको उन्होंने रख लिया था, उस पे ना सहमति दिए, ना स्वीकृत किए और ना ही लौटाए। अच्छा, एक चीज यहाँ नोट कर लीजिएगा कि कोई भी संविधान संशोधन जो विधेयक आते हैं, उस पे वीटो नहीं होता है, उस पे स्वीकृत राष्ट्रपति को देना ही पड़ता है। ये कब से हुआ? 24वां संविधान संशोधन 1971 से ऐसा हुआ है। उसके बाद अध्यादेश, इसका अनुच्छेद भी पूछता है ग्रुप डी में। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये हमारे अनुच्छेद 123, कैसे याद रखोगे? 1 2 3। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है राष्ट्रपति को। और ये कब होता है? जब कोई एक सदन का सत्र नहीं चल रहा होता है, तब होता। अवधि इसकी कब तक होती है? जैसे जब भी जिस तिथि से सत्र शुरू हुआ उसके 6 हफ्ते तक, और इसको सदन में पेश करना होता है। दोनों सदन अगर इसे पास कर देते तो ये कानून बन जाता है, अगर नहीं पास होता है तो इसे निरस्त माना जाता है। आगे, हाँ, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, ये भी पूछता है। अनुच्छेद पूछेगा, ज्यादातर ग्रुप डी में अनुच्छेद पूछेगा 72, अनुच्छेद 72 में है। अच्छा, 3 मामलों में ये क्षमादान होता है। जैसे संघीय विधि के विरुद्ध किसी अपराध में दंड मिला हो, संघीय विधि के विरुद्ध, या सैन्य न्यायालय द्वारा दिया गया कोई दंड हो, या मृत्यु दंड हो, इन पे ये मामला आता है। अगर कोई क्षमादान के लिए राष्ट्रपति के समक्ष अर्जी रखता है तो उस पे वो क्षमादान करते हैं। अच्छा, इसमें 5 तरह से क्षमा होता है। पहला पहला जो होता है क्षमा, तो यह पूर्णतः मुक्त कर देता है। जो कुछ भी उन पे आरोप लगा है, कुछ भी, वो सब खत्म हो जाता है, वो पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है व्यक्ति। दूसरा होता है लघुकरण, यानी दंड के स्वरूप को बदल करके कम कर देते हैं। मान लीजिए फांसी हुई है तो उसको उम्र कैद, कठोर उम्र कारावास, ऐसा कुछ में बदल देते हैं, स्वरूप ही बदल जाता है, तो उसको लघुकरण कहते हैं। यहाँ बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अच्छा, परिहार, परिहार में दंड के स्वरूप को बदले बिना कम होता है। जैसे मान लीजिए 2 साल का कारावास है, उसको 1 साल कर दिए तो उसको परिहार कहते हैं। विराम, मूल रूप से दी गई सजा को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में कम करना। जैसे कोई अपंगता आ गई किसी को, या कोई महिला है उसको सजा मिली है लेकिन वो गर्भवती है, तो उसमें विराम का इस्तेमाल होता है। और एक होता है प्रविलंबन, इसमें अस्थायी रोक लगाई जाती है। और यह किस लिए होता है? मान लीजिए किसी को मौका नहीं मिला अपनी सफाई देने का, तो वह ये उसको समय दिया जाता है कि हाँ भाई, आप अपनी सफाई दे दीजिए, उसके लिए प्रविलंबन होता है। क्षमादान की शक्ति होगी। उसके बाद राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ग्रुप डी के लिए, क्योंकि ग्रुप डी में यही चीजें पूछी जाती हैं। जैसे अनुच्छेद 52, उसमें लिखा है भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका कैसा होगा, उसका वर्णन है। अनुच्छेद 56, इसमें कार्यकाल का कितना कार्यकाल होगा। 57, पुनर्चुनाव के लिए अर्हताएं क्या होती हैं। 58 में योग्यताएं या अर्हताएं कितनी क्या होती हैं राष्ट्रपति की। 59,
कार्यकाल की दशाएं क्या होती हैं, 60 में शपथ है, 61 जैसा हम लोग पीछे भी देखे महाभियोग की प्रक्रिया है, 62 रिक्ति पूर्ति के लिए चुनाव कराने की अवधि है, जैसे कहा गया कि 6 महीने में चुनाव हो ही जाना चाहिए हर हालत में, वो चीज है। 65 उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, मान लो राष्ट्रपति गैर हाजिर है तो उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति काम करता है, तो उसकी सारी सेवा शर्तें क्या है, सब कुछ उसमें है। 71 चुनाव से संबंधित मामले, मान लीजिए चुनाव में कोई भी ऐसा विवाद उत्पन्न होता है तो वह केवल सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाता है। वो सब क्या हो ऐसे होता है, सब कुछ उसका 71 में है। 72 अभी हम लोग पढ़े क्षमादान। 74 मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग प्रदान करना, क्योंकि राष्ट्रपति हमेशा मंत्रिपरिषद की सिफारिश पे, परामर्श पे, सहयोग से ही काम करता है, तो 74 में है। 75 मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन उनका कैसे क्या होता है वो है। 76 में महान्यायवादी पिछली बार ही पूछा था ये। 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाही का संचालन, किस प्रकार से कार्यवाही की जा रही है। 78 सूचना देने का प्रधानमंत्री का दायित्व, यानी 78 में ये बताया गया कि प्रधानमंत्री का दायित्व होगा कि वह राष्ट्रपति को सूचित करता रहेगा। ये पिछली बार ही ग्रुप डी में ये भी पूछा है। 85 संसद के सत्र सत्रावसान और भंग करने की जो इनकी शक्ति होती है वो उसका वर्णन है। 101 संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना, सहमति प्रदान करेंगे क्या करेंगे उसका वर्णन कैसे करना है, वो सब चीजें 111 में है। 112 संघीय बजट से है, याद रखना इसको एकदम। 123 1 2 3 जहाँ अध्यादेश, और 143 ये इस बार बहुत चर्चा में है, तो ये सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति जो राष्ट्रपति के पास है वो 143 से ही है, 143। अच्छा, कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, और सबसे 2 कार्यकाल पूरा किए थे, 52 से लेकर 62 तक थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल। निर्विरोध चुने जाने वाले, ये बहुत बार पूछा है, एन संजीवन रेड्डी। प्रथम दलित KR नारायणन। प्रथम जो अनुसूचित जनजाति ST की द्रौपदी मुर्मू जी। ये सब इम्पोर्टेंट है चीजें, और आपको तो पता भी होंगी, ये रिकैप है, आपका रिवीजन हो जाए। अच्छा, एक प्रश्न आपके लिए दे रहे हैं कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन हैं और ये किस नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और जरूर से लिखना है सबको। उसके बाद हाँ, अगर आप किसी टॉपिक पर रिकैप चाहते हैं तो वो जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि हाँ, हमें इस टॉपिक को थोड़ा रिकैप करवा दीजिए, वो करवाया जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसी सीरीज होगी, जैसा कि मैं 10 एग्जाम क्लियर किया हूँ, रेलवे के तो लगभग सभी एग्जाम क्लियर किया हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कौन से टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं टॉपिकों पर ये रिकैप प्रोग्राम लाया गया है। तो इसको आप लोग आगे बढ़ाइए, इसको लाइक करेंगे, चैनल सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करते हैं, तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग जरूर सहयोग दें और हम लोग अच्छा मटेरियल आपको देंगे। धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद। हाँ, अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है पंख पाठशाला के नाम से, उस पर जुड़ जाइए, तो उस पर सारा PDF मैं डाल देता हूँ, तो आपको PDF मिल जाएगा, तो आप फटाफट रिवाइज कर सकते हो। तहे दिल से धन्यवाद।